ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते एक वेडिंग सीन को, जहाँ पर हम हमारे डिसेबल्ड सीईओ मिस्टर किम को देखते। सभी लोग यहाँ पर ब्राइड का इंतजार कर रहे होते हैं और अब यहाँ पर तो ब्राइड की एंट्री हो जानी चाहिए, पर नहीं, वो लोग काफी समय तक वेट करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आ पाता। वही दूसरी ओर कुछ लोग तो बातें बनाना शुरू कर देते कि जरूर यहाँ पर वो ब्राइड भाग गई होगी। आखिर कोई यहाँ पर एक डिसेबल हस्बैंड थोड़ी ना चाहेगा। वही दूसरी ओर बहुत सारे लोगों को तो डाउट था कि ये शादी शायद से जबरदस्ती हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम किम को देखते जो कि खुश था बिकॉज उसे ये शादी नहीं करनी थी और वो सचमुच खुश है। इफ ब्राइड भाग गई है तो ऐसे भी उसे इस शादी से कोई लेना देना नहीं था। और हम यहाँ पर देखते हैं चियांग फैमिली को, जहाँ पर उनकी बेटी सचमुच भाग चुकी थी। अंकल आंटी दोनों इस चीज़ की वजह से एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे और शादी को कैंसिल करने की बात कर रहे थे, पर उन्हें पता होता है कि खुद से शादी कैंसिल करना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। उनकी फैमिली के पास इतनी ताकत नहीं है जहाँ पर वो किम की फैमिली के साथ टक्कर ले सके। वही दूसरा यहाँ पर उनकी बेटी जेनी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने सिस्टर के बदले शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो एंटर करती है उस वेडिंग हॉल में, जहाँ पर किम जैसे उससे देखता है वो गुस्से में उस रिंग को फेंक देता है एंड कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर सीरियसनेस नहीं है, इसलिए मैं इस शादी को नहीं करना चाहता। जेनी यहाँ पर इस मामले को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। वो सभी से कहती है कि माफ़ करना, मेरे फ्यूचर हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही इम्पेशेंट पर्सन है और गुस्सा तो किसको नहीं आएगा, मैं रेडी होने में थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस रिंग को उठाती है एंड कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, गलती मेरी है क्योंकि मैं देरी से आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अब तुम्हें सामने से प्रपोज करना चाहती हूँ शादी के लिए। जिसके बाद फाइनली उन दोनों की शादी हो ही जाती है एंड यहाँ पर होस्ट उन दोनों को हस्बैंड एंड वाइफ अनाउंस कर देता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर अपनी वेडिंग की फोटोज भी लेते हैं। अब इस चीज़ से तो यहाँ पर जेनी एक बात ज़रूर समझ जाती है कि किम इतना ईजी गोइंग पर्सन नहीं है, अगर यहाँ पर उसके साथ रहना होगा तो फिर बहुत डिफिकल्टी सहनी ज़रूर पड़ेगी। वही दिल से यहाँ पर रात आ जाती है, जहाँ पर जेनी तो किम के साथ बड़े प्यार से बात करी थी और किम को एक बात का तो यहाँ पर अंदाजा था कि कोई भी लड़की एक ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी जो कि डिसेबल्ड है। विच मीन्स किम को लग रहा होता है कि जेनी भी यहाँ पर सिर्फ नाटक करने के लिए है और अच्छी बनने का दिखावा कर रही है। तब यहाँ पर वो सब बोलने लग जाता है कि मुझे शार लेना है और वो जानबूझकर उसे सताना चाहता था, जो चीज़ यहाँ पर जेनी खुद भी समझ जाती है और वो किम से एक दो कदम हमेशा आगे होती है। वो उसे कहते कोई बात नहीं, हम तुम्हारे कपड़े को अनड्रेस करते और फिर मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर बाथरूम में चली जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो आगे बढ़ती है। किम को नहीं लग रहा था कि जेनी सचमुच यहाँ पर से अनड्रेस करना शुरू करेगी, बट यहाँ पर वो उसे सचमुच अनड्रेस कर रही होती है, जहाँ पर किम को ही उसे रोकना पड़ता है। जेनी कहते हैं कि शर्मा क्या रहे हो, अब तुम यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है एंड तुमने तो मुझसे कहा कि तुम्हें शार लेना है। जिसके बाद दोनों के बीच यहाँ पर फिजिकल फाइट होने लग जाती है, ड्रेसिंग को लेकर और अनड्रेसिंग को लेकर। लेकिन इतने में यहाँ पर किम का पर्सनल असिस्टेंट आ जाता है, जो कि उसकी इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखा करता है। वो आकर यहाँ पर जेनी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इस पर्सनल असिस्टेंट के तेवर को देखते हैं, जो कि बिल्कुल अलग निकलता है। उसे यहाँ पर किम को अपना बॉस मानना चाहिए, बट नहीं, वो तो किम को ही सुना रहा होता है। वो यहाँ पर किम को सुना रहा होता है कि देखो, मैडम ने कहा है कि कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके की चीज़ चलनी चाहिए वैसी होना चाहिए, वरना यहाँ पर मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना कर रख दूंगा। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर किम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने आप से दूर धक्का दे देता है, जहाँ पर उस असिस्टेंट को और गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि भूल मत, अभी तक यहाँ पर तुम्हारी रियल मॉम की अस्थियां मैडम के पास में, अगर उसे चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर वही करो जैसा हम तुम्हें यहाँ पर करने के लिए बोलते हैं। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे बुली करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर पानी फेंकने लग जाता है। जेनी को यहाँ पर किम के चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए वो चेक करने के लिए जाती है कि आखिर क्या हो रहा है। और वो चीज़ को देखकर वो यहाँ पर हैरान हो जाती है, जहाँ वो तुरंत ही भाग कर जाती है एंड उस असिस्टेंट को जोर से थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा देती है। किम को बिलीव नहीं हो रहा था कि जेनी उसका साइड ले रही है। इतने में यहाँ पर वो उससे खुद माफ़ी मांगती है कि उसे इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए था। किम उससे पूछने लग जाता है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, तो वो उसे बताते कि बिकॉज यहाँ पर मुझे एक बार चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए था कि यहाँ पर पर्सन ठीक भी है या फिर नहीं, इस वजह से। और ऐसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। एंड यहाँ पर वो उसके हेयर को ड्राई करने लग जाती है, साथ साथ सोचती भी है कि
एक डिसेबल पर्सन जरूर है, लेकिन दिल का बुरा इंसान नहीं है। और आज जो असिस्टेंट ने किया वैसा कोई भी इंसान कर सकता है उसके साथ, विच मीन्स जेनी को यहाँ पर सभी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे पहले से ही। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है और वहाँ के स्टाफ को खाना उन्हें सर्व करना पड़ता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा था। वो दोनों की दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बड़े प्यार से बात भी कर रहे होते कि इतने में यहाँ पर किम और जेनी उन दोनों को कॉल आ जाते, तो वो लोग अलग अलग सेपरेटली चले जाते उस कॉल को पिक करने के लिए। और उस समय हमें यहाँ पर एक सीक्रेट पता चलता है कि किम एक्चुअल में एक डिसेबल पर्सन नहीं है, वो सचमुच अपने व्हीलचेयर से खड़े होकर अपने कॉस्ट्यूम को सिलेक्ट कर रहा था। अब जहाँ पर जेनी जाने वाली है और किम जाने वाला है, वो दोनों सेम इवेंट ही होते, विच मीन्स दोनों के दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। बट क्या वो दोनों एक दूसरे को पहचान पाएंगे? बिकॉज ये जो इवेंट था उसमें सभी लोगों ने आई मास्क पहन कर रखे थे, जो कि यहाँ उनके हाफ ऑफ द फेस को हाइड कर रहा होता है। हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि एक अनजान लोग के साथ डांस करी थी, और उस समय वो अपनी कंपनी के कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रही होती, एक अलग टेक्नोलॉजी के बारे में। और उस समय यहाँ पर पर्सन उस टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पर जेनी की तरफ क्लोज होता जा रहा था, और ये चीज जेनी भी नोटिस कर रही थी। जेनी तो यहाँ पर उस वैंग को वार्निंग में देती है, बट फिर भी वो सुधरता नहीं है, बिकॉज उसे लगता है कि उसके पास इमेंस पावर है जिसका वो मिसयूज कर सकता है, और वो ठीक वैसे ही करता है। लेकिन जेनी यहाँ पर उसे जोर से थप्पड़ मार देती है, इतना कि उसके फेस से वो मास्क भी हट जाता है। सभी लोग यहाँ पर वैंग को देख पा रहे थे, और वैंग जेनी को यहाँ पर धमकी दिए जा रहा था कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी एंटायर लाइफ को खराब करके रख सकता हूँ। हम यहाँ पर किम को देखते जो कि उसी इवेंट में मौजूद था, एंड वो ये सब कुछ सुन रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर एक लड़की मिस्टर वैंग के साथ पंगा लेने की कोशिश करती है, और वो सचमुच बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है, बिकॉज अक्सर लोग यहाँ पर अपने से बड़ों से जिनके पास पावर है उनके साथ टक्कर असल में नहीं लिया करते, भले ही वो इन चीज़ों में सही क्यों ना हो। लेकिन वह दूसरी जेनी होती है जो कि वैंग को बड़े अच्छे से सबक सिखाती है। वो उसे और मारने जाने वाली थी, बट के मुद्दे में आकर उसे वहीं पर रोक देता है, एंड यहाँ पर मिस्टर वैंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि जो कुछ भी हुआ फिलहाल उस चीज़ को हमें यहीं पर भूल जाना चाहिए। वैंग कहता है कि मैं इस लड़की को ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, इसने सभी के सामने मेरी बेइज्जती की है, तो फिर आज जाते मैं इसे अच्छा सबक सिखा कर रहूँगा। ये सुनते किम समझ जाता है कि वैंग सीधी उंगली से नहीं मारने वाला है, इसलिए वो उसे बताने लग जाता है और याद दिलाने लग जाता है उसके डैड के न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर। और जैसे वो उसकी बात करता है वैंग समझ जाता है कि वो कौन पर्सन है, इसलिए यहाँ पर वो चुपचाप अपना मास्क लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। जेनी उसे यहाँ पर थैंक यू बोलते और वहाँ से जाने लगती, बट किम उसे रोकता है एंड कहता है कि तुम इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझसे बात नहीं करना चाहोगी। जेनी उस समय यहाँ पर उसके रिंग को नोटिस करती है एंड सोचती भी है कि कुछ देखा देखा सा लग रहा है। वही दूसरा यहाँ पर दोनों डांस करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरा जब वो लोग डांस कर रहे होते और इस चीज के बारे में बात कर रहे होते, जेनी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उस रिंग की तरफ था, लेकिन इतने में यहाँ पर से क्लिक हो जाता है, यानी कि उसे याद आ जाता है कि वो रिंग उसने कहाँ देखी है, एंड उसे याद आता है कि वो रिंग तो यहाँ पर उसने अपने हस्बैंड किम के हाथों में देखी है। बट ये पर्सन किम नहीं हो सकता, बिकॉज किम तो यहाँ पर एक डिसेबल्ड पर्सन है जो कि व्हील चेयर पर रहता है, और ये पर्सन तो यहाँ पर कितने स्ट्रांगली अपने पैरों पर खड़े होकर आराम से डांस भी कर पा रहा है। पर अगर देखा जाए तो रिंग डिट्टो सेम है, उसमें जरा सा भी डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जेनी को थोड़ा डाउट होने लग जाता है। वह दूसरा जब जेनी वहाँ से जाने लग जाते है उस समय किम यहाँ पर उसे अपना कार्ड दे देता है, और उसे पता होता है कि लड़के उसे ढूंढते हुए वापस जरूर आएगी। जेनी वहाँ से चली जाते हैं, किम को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे यहाँ पर बता रहा होता है कि उसे यहाँ पर फैमिली बैंक्वेट में भी जाना है, जहाँ जाने से वो सख्त मना कर देता है। उसके बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि उसी जगह पर जा रही होती है, यानी कि घर पर, जहाँ पर सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। और उस समय यहाँ पर उसे कॉल करके कहा जाता है कि मेक श्योर करना किम भी वहाँ पर है, जिसके बाद किम को तो यहाँ पर जाने के साथ वहाँ जाना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पर किम की स्टेप मॉम किम को देखती है वो गुस्से में आ जाती है, ये कहते हुए कि अगर ये इंसान आज जिंदा नहीं होता तो आज मेरा बेटा यहाँ पर जिंदा होता और इसे वो सब कुछ मिलता जो कुछ भी यहाँ पर डिजर्व करता है। और किम को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आखिर यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उससे कितना ज़्यादा हेट करती, बिकॉज वो उसका दुगना उनसे भी हेट करता है। इतने में यहाँ पर आंटी बता रही होती और बड़े प्यार से किम से बात करती है, ये कहते हैं कि तुम्हारे डैड स्टडी रूम में तुम्हारा इंतजार कर जाए। किम जाने से कहता है कि मैं जल्द वापस आऊँगा, तब आराम से बैठकर इन सभी लोगों से बात करो।
वो चला जाता है स्टडी रूम में एंड जैसे ही वहाँ वो पहुँचता है, वो नॉर्मली वॉक करके जा रहा था, विच मीन्स उसके डैड को भी यहाँ पर उसकी डिसेबिलिटी के नाटक के बारे में सब कुछ पता है। किम अपने डैड से मांगने लग जाता है अपनी मॉम की चीज़ें, और इसी बात को लेकर यहाँ पर अंकल का गुस्सा आता है कि तुम क्या सिर्फ इस घर पर यहाँ पर अपनी मॉम की चीज़ें वापस लेने के लिए आए हो एंड कुछ बातें नहीं करने के लिए। किम कहता है कि देखिए, आप ऐसे भी यहाँ पर बात करना डिजर्व करती नहीं है और मेरी मॉम की चीज़ों को छूना भी डिजर्व नहीं करते। जिसके बाद यहाँ पर वो ब्रेसलेट ले लेता है और व्हीलचेयर पर बैठ जाता है। वही दूसरी यहाँ पर रहती है जेनी की मदर इन लॉ, जो कि यहाँ पर उससे बड़ी प्यार से बात करती है, लेकिन यहाँ पर किम को लेकर बड़ी झूठी बात कर रही होती है, जो चीज़ यहाँ पर जेनी को समझ नहीं आती, बिकॉज किम तो उन्हीं का बेटा है, तो फिर वो अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है। और उसे ये भी चीज़ रियलाइज होता है कि जब किम अंदर घर आया था, तब यहाँ पर उसके साथ उसकी मॉम का रिश्ता कुछ खास ठीक नहीं है, वैसा उनका रिश्ता था। इतने में यहाँ पर आंटी अपना ब्रेसलेट निकाल कर जेनी को दे रही होती है, ताना मारते हुए कि एक न एक दिन तो यहाँ पर तुम्हें किम को छोड़ना ही पड़ेगा। जेनी यहाँ पर ब्रेसलेट उन्हें वापस हटा देती है, ये कहते हुए कि ये ब्रेसलेट आपके लिए बहुत कीमती है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये बात किम की, तो वो मेरा हस्बैंड है जो कि मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, तो आखिर मैं यहाँ पर उसे छोड़कर क्यों ही जाऊँगी। इतने में वो शांति से बैठती है और आंटी को गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जेनी कुछ नहीं बोलने वाली, पर उसकी ज़बान तो यहाँ पर बड़ी लंबी होती है, इस वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर घर की आंटीज बैठी हुई थी, जो कि यहाँ पर जेनी पर कमेंट पास करना शुरू कर देती है कि अपनी मदर इन लॉ का दिया हुआ गिफ्ट भी नहीं ले सकती। न जाने यहाँ पर आजकल के बच्चे को क्या हो गया, बड़ों की बात मानती नहीं है, अक्सर वही करते जो उनके मन में आता है और एकदम ही जिद्दी होते हैं। जेनी यहाँ पर बस सोच रही होती कि अभी अगर मैंने यहाँ पर इनके कपड़ों को देखकर टॉन्ट मार दूँ तो इनका तो मुंह ही बन जाएगा। वह दूसरी यहाँ पर आंटी जेनी को वही समझाती कि देखो, तुमसे कपड़े तो संभली जाएगी नहीं, इससे अच्छा है कि घर बैठकर यहाँ पर काम धंधा सीख लो। घर के काम करोगे तो फिर नानी के भी पैसे बचेंगे, और हाँ, साथ साथ तुम जैसी लड़कियाँ कंपनी कैसे संभाल पाएंगी। तुम्हारा तो काम ही है घर को संभालना, बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना पोसना। ये सब कुछ यहाँ पर किम आकर सुन रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर वो सभी लोग जेनी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। किम को यहाँ पर लगने लगता कि अब तो पक्का यहाँ पर जेनी घर पे रहना और नहीं चाहती होगी, बिकॉज ऐसे लोग जो घर पर है। इतने में यहाँ पर जेनी आंटी से माफी मांगती है कि उससे उन सभी लोगों को देखा और उन्हें ग्रीट भी नहीं किया, जो कि सचमुच डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात है। ये सुनकर किम सोचने लग जाता है कि इतना जल्दी जेनी ने यहाँ पर हार मान लिया, लेकिन ये तो जेनी है, इतने आसानी से हार बिल्कुल नहीं मानेगी। यहाँ पर वो आंटी से बताने लग जाती कि देखिए, बात तो आपकी सच है कि घर बैठकर यहाँ पर मुझे काम धंधा करना चाहिए, घर के काम सीखने चाहिए, क्योंकि आप लोग भी तो वही करते आ रही है। लेकिन आप लोगों को लगता है डिफरेंस नहीं पता कि घर की मेड में क्या डिफरेंस होता है और घर की वाइफ में क्या डिफरेंस होता है। घर की वाइफ का काम ये होता है कि वो घर का ध्यान रखे, उन्हें एक साथ जोड़कर रखे, ना कि यहाँ पर बर्तन घिसे, जो कि मेड का काम है। एंड आई थिंक आप लोगों की फैमिली ने आपको मेड बनाकर रखा है और इसे वाइफ का दर्जा दे दिया, इसलिए आप लोगों को अभी तक डिफरेंस समझ नहीं आया है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती कहाँ है बेचारी, आप लोगों को ये सब कुछ सहना जो पड़ा होगा। और ऐसे भी लगता है आप यहाँ पर आप भूल रही है कि आपकी बेटी भी है, जो कि 3 मेल मॉडल्स को एक साथ डेट कर रही है। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये बात पता होगी, लेकिन मुझे भी नहीं बतानी चाहिए थी, बट वो क्या है, घर की बात है, इसलिए बस मैं आपको बता कर रख रही हूँ। ये सुनते यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है और इधर यहाँ पर मदर इन लॉ को भी, जो कि जेनी पर इसी बात को लेकर चिल्लाना शुरू कर देती है कि किसी के और के घर में क्या चल रहा है, इसे तुम्हारा क्या लेना देना है, और तुम यहाँ पर बड़े से जुबान लड़ा रही हो, आखिर तुम कितने बदतमीज लड़की हो। जेनी को पता होता है कि जब वो यहाँ पर उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकती, तो जेनी उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकती। और ऐसे भी उसने सच ही तो कहा है, जिस कड़वे सच को सुनकर यहाँ पर सभी लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है। एंड यहाँ पर जेनी की मदर इन लॉ कंटिन्यूसली उसे सुनाई जा रही थी कि उतने में वहाँ पर किम आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ यहाँ पर किसी से भी डिसरिस्पेक्टफुल हो रही है, जहाँ पर उसे किसी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगेगी भी तो उसके पहले ये इस आंटी को यहाँ पर जेनी से माफ़ी मांगनी होगी, बिकॉज शुरुआत तो यहाँ पर आंटी ने की थी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो जेनी को वो ब्रेसलेट बना रहा होता है, जो कि उसकी मॉम को बिलोंग करता है। और वो ब्रेसलेट देखते ही यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम समझ जाती है कि ये कौन सा ब्रेसलेट है, इसलिए यहाँ पर उन्हें और गुस्सा आ जाता है।
वही दूसरे यहाँ पर किम आंटी से कहने लग जाता है कि अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करती हैं कि कोई भी आपके फैमिली को लेकर कोई बातें ना करे, तो आपको भी क्यों यहाँ पर चुगलीबाजी करनी किसी और की फैमिली को लेकर। और ऐसे भी आजकल का ज़माना बदल गया है। मेरी वाइफ है जो कि यहाँ पर कंपनी का भी ध्यान रख लेगी और घर को एक साथ जोड़ कर भी रखेगी, बिकॉज मैं इस घर को अच्छे से देख पा रहा हूँ जहाँ पर कोई भी एक साथ तो है ही नहीं। विच मीन्स सही कहा है मेरी वाइफ ने कि आप लोगों ने यहाँ पर वाइफ वाले काम तो किए ही नहीं है, बस मेड वाले काम किए हैं। ऐसा सुनकर आंटी को गुस्सा आता है, जहाँ पर वो किम को सुनाने वाली थी, बट यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उन्हें रोक देती है एंड जेनी को कुछ समय के लिए वहां से जाने के लिए कहती है। किम अपनी मॉम से बोलने लग जाता है कि अब तो जेनी चली गई और ऐसी कौन सी बात है जो कि आप जेनी के सामने नहीं कर सकती हैं। तब यहाँ पर आंटी किम के पास आती है एंड कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मॉम कितनी बड़ी पिच थी, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी बेटी की मौत हुई है और तुम्हें लगता है कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी। देखना एक ना एक दिन तुम्हारी मॉम की सभी चीजों पर मेरा हक होगा, भले यहाँ पर वो कंपनी क्यों ना हो, ऐसे भी घर पर तो मैंने यहाँ पर काबू कर ही लिया। ऐसा बोलकर यहाँ पर उसकी मॉम के बारे में बुराई कर रही होती है, जहाँ किम को भी ये सभी चीजें ट्रिगर हो जाती है और वो यहाँ पर आंटी का गला ही दबाना शुरू कर देता है। आवाज को सुनकर जेनी दौड़ कर आती है, जिसके बाद में आंटी यहाँ पर जेनी से कहती कि देखा वो किस तरीके से व्हीलचेयर से खड़े हो पा रहा था। जेनी बोलती कि और क्या करेगा, अगर आप उसे मारोगी तो फिर डिफेंस मोड में यहाँ पर उसके एक्टिव सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। दिखाई नहीं दे रहा कि वो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पाया था, फिर भी अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था। किम को रियलाइज होता है कि जेनी तो यहाँ पर उसी की मदद कर रही है, उसी का साइड ले रही है। जेनी आंटी से क्लियरली कह देती है कि आज का ये दिन यहाँ पर फैमिली का दिन था, जहाँ पर हम सभी को एक साथ बैठकर एक साथ बातें करनी थी, लेकिन आप लोगों तो सीधे मुंह बातें कर भी नहीं सकते, तो आई डोंट थिंक सो हमें यहाँ पर थोड़ी भी देर रुकना चाहिए, बिकॉज आप लोगों से ज़्यादा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसा बोलकर वो किम को लेकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, तब किम यहाँ पर उसी ब्रेसलेट को देखकर अपनी मॉम के बारे में सोच रहा था। साथ साथ उसे यहाँ पर एक और चीज़ का पता लगाना है, उस फायर के बारे में जो फायर यहाँ पर सालों पहले हुआ था, जो कि अभी तक यहाँ पर उसकी चीज़ हिडन है। जेनी वहाँ पर आकर से कहने लग जाती है कि ये ब्रेसलेट तुम मुझे वापस भी दोगे या वापस अपने पास रख रहे हो। और यहाँ पर किम उसे वो ब्रेसलेट दे देता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाती, पर जेनी यहाँ पर खुद ब खुद पीछे हट जाती। किम यहाँ पर उसका हेयर ड्राई करने में उसकी हेल्प करता है एंड पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने आज मेरी यहाँ पर मदद क्यों की। जेनी बोलते कि अरे ऐसे कैसा सवाल है, तुम मेरे हस्बैंड जो, मैं तुम्हारी वाइफ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं और तुम मेरी, और मैंने वही किया जो कि ठीक मुझे लगा। ऐसा बोलने पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बस देख ही जा रहे थे, जहाँ पर जेनी गुड नाइट बोलकर जाती तो है, लेकिन रजन आकर यहाँ पर उसे किस करके जाती है, जो चीज़ यहाँ पर किम ने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट की थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि मॉर्निंग में उठकर आराम से खाना बना रही थी कि इतने में वहाँ पर उस घर पर उसके मॉम डर आ जाते, जो कि गुस्से में यहाँ पर से किचन से लिविंग रूम तक लेकर आते और अपने साथ यहाँ पर चलने के लिए बोलते, किसके पास, उसके मदर इन लॉ के पास, ताकि वहाँ पर जाकर जेनी माफ़ी मांग सके कल जितने भी बदतमीजी उससे वहाँ जाकर की है। तो जेनी बोलते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि घर के बाद यहाँ पे आप लोगों को बताने की क्या जरूरत थी, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो कि आंटी मेरी मदर इन लॉ ये सारी कंप्लेन आपको आकर कर रही है। अंकल आंटी कहते कि देखो हम यहाँ पर मिसेस बाई को ऑफेंड नहीं कर सकते, इसे तुम्हें चलकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वो लोग ऐसे भी मदर एंड सन है, आज ही तो कल उनका रिश्ता सॉल्व हो जाएगा और तुम तो यहाँ पर घर की डॉट इन लो, हमेशा बाहर वाले की नजरों में ही रहोगी। ये सुनते ही यहाँ पर जेनी उनसे पूछने लग जाती कि क्या मैं एक सच बात पूछूं कि सचमुच यहाँ पर मिसेस बाई का बेटा मिस्टर किम है या फिर कोई और। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी कहने लग जाते कि देखो उनका सिर्फ एक ही बेटा है, अब वो किम नहीं होगा तो और कौन होगा, और तुम ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जा रहे हो। मनी मन जेनी सोचते कि नहीं तो सामने से लगता नहीं है कि वो उसकी मॉम है और वो उसका बेटा है, दुश्मन की तरह दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अंकल कहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ो, हमारे साथ चलो और उनसे माफी मांग लो, ऐसे भी तुम्हारी चीजों की वजह से हमें सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, बेहतर होगा अगर अपनी गलतियों को कबूल कर लोगी। तो जेनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि शादी के टाइम तो ये सब कुछ नहीं कहा, और ऐसे भी मेन शादी यहाँ पर मेरी सिस्टर के साथ होने वाली थी, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो फिर जाकर सबसे पहले उसे ढूंढ कर दिखाओ, उससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की बट आप लोगों ने ना उसे ढूंढा
और ना ही कुछ उससे बोला है, और इतनी सी बात के लिए आज आप लोग यहाँ पर मेरे पास आ गए हो। इतने में यहाँ पर अंकल आंटी किम को लेकर भी सुना रहे होते, बट जेनी उन्हें शांत करवाती है बिकॉज किम घर पर था। एंड आकर यहाँ पर वो अंकल आंटी के ताने सुन लेता है। पर दूसरा जब यहाँ पर वो अपने डैड को उल्टे जवाब दे रही थी, अंकल गुस्से में आकर यहाँ पर जेनी को तो थप्पड़ भी मार देते, और तब किम बाहर आकर कहने लग जाता कि फादर इन लॉ ये कैसा बिहेवियर है। अंकल कहने लग जाते कि देखो मैं इसका तो डैड हूं ना, और ऐसे छोटी मोटी चीजें तो हो जाया करती। बट किम कहता कि नहीं, आपकी बेटी अब यहाँ पर बड़ी हो चुकी है, लगता आपको पता नहीं है कि वो इतने रिस्पॉन्सिबल तो ज़रूर है जहाँ पर आपको इसे थप्पड़ मारकर कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं। तब अंकल यहाँ पर इसे बताने लग जाते कि कल उसने अपनी मदर इन लॉ को डिसरिस्पेक्ट किया था, इस वजह से वो फैमिली के मैटर को सॉल्व करने के लिए आए हैं। तब यहाँ पर किम से क्लियरली कह देता कि देखिए ये फैमिली मैटर मेरा फैमिली मैटर है, जेनी भी इसका का एक हिस्सा है और हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इन चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको आकर उसे दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है। जब कल आप लोग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे तो आप लोगों को पता नहीं कि क्या क्या हुआ था, इसलिए वन साइड स्टोरी सुनकर एक्शंस मत लीजिए। और अगर आप लोग यहाँ से जाएंगे तो बेहतर होगा, बिकॉज सुबह का टाइम है और मैं मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ शांति से। जिसके बाद अंकल आंटी सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं। वही तो यहाँ पर जेनी उसे बताने लग जाती है कि शाम को उसे किसी काम से बाहर जाना होगा। तो किम भी उसे कहते हैं कि ठीक है, सेफली जाना और सेफली आ जाना। फिर उसे आते आते यहाँ पर रात हो जाती है। जेनी घर पर आती है और किम को बुलाती भी है, बट किम का कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता है। तो उसे कमरे में जाकर चेक करती है जहाँ पर कोई तो शार ले रहा था, और वो देखती है तो किम आराम से खड़े होकर शार ले रहा होता है। और वह समझ जाती कि ये इंसान उसे अभी तक उल्लू बनाता है। तो वो जानबूझकर उसके व्हीलचेयर को डोर से दूर रख देती है और पीछे जाकर शांति से खड़ी हो जाती है। किम जब यहाँ पर बाहर निकलता तो वो खुद सोचता है कि व्हीलचेयर यहाँ से वहाँ कैसे चली गई, मैं तो ठीक दरवाजे के बाहर छोड़ कर गया था। लेकिन इतने में यहाँ पर से जेनी की आवाज सुनाई देती है एंड यहाँ पर फिर वो खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। बोलता है कि देखो ना, न जाने मेरा व्हीलचेयर वहाँ पर कैसे चला गया, मुझे पैर में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं अंदर से क्रॉल करते करते बाहर आया हूँ। ये सुनकर जेनी समझ जाती है कि इसे पता ही नहीं कि मुझे सब कुछ पता चल गया। तो वो भी उसके साथ एक्ट करना शुरू करती है। वो उसे उठाने का नाटक करती है और उसे फिर से गिरा देती है जहाँ पर जेन्युइनली किम को हर्ट होता है। बट जेनी को क्या, वो तो एकदम परफेक्टली फाइन पर्सन है, तो फिर उसे चोट लगे ना लगे क्या ही फर्क पड़ता है। और वो यहाँ पर से कहने लग जाती है कि लगता है मेरा हाथ टूट चुका है। जिसके बाद उसे यहाँ पर पट्टी बांध कर रखनी पड़ती है। वो खाने की कोशिश करता है पर सूप को पी ही नहीं पा रहा था, और उसे लग रहा है कि जेनी अब मेरे लिए बुरा फील करेगी और मुझे खिलाएगी भी अपने हाथों से। जहाँ पर ठीक वैसा ही होता है। जेनी उसे बताती है कि ये सूप मैंने स्पेशली आज तुम्हारे लिए बनाया, बिकॉज क्या है ना, मैंने सुना है ऑक्सबोन का सूप पीने पर यहाँ पर लेग्स में ताकत आती है, और इसी तरीके से तुम पूरा दिन अगर सूप पीते रहोगे तो पक्का यहाँ पर तुम्हारे लेग्स ठीक हो जाएंगे। और वो जानबूझकर उसके पैरों पर गर्म सूप डाल देती है, जिस वजह से वो खड़ा हो जाता है। और वो उसे कहती है कि देख रहे हो कितना जल्दी ये सूप काम आ गया, अब मैं समझ गई कि यहाँ पर तुम्हारे पैर कितने जल्दी ठीक हो गए, विच मीन्स दुनिया भर के यहाँ पर डिसेबल पर्सन के पैर ठीक हो सकते हैं। तब यहाँ पर कि मुझसे कहने लग जाता है कि तुम जानबूझकर मुझे ऐसे खिला रही थी। जेनी बोलती कि मुंह बंद रखो, अब तक तुम यहाँ पर डिसेबल पर्सन नहीं थे और तुमने मुझसे ये बात छुपाई, और क्या सोचकर छुपाई। सभी लोग यहाँ पर तुम्हें पावरलेस समझते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डिसेबिलिटी की वजह से। और ऐसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम कब तक ये बात मुझसे छुपाना चाहते थे या फिर जानबूझकर सब कुछ कर रहे थे। देखो हम हस्बैंड एंड वाइफ है, और इतना तो मैं यहाँ पर तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं सब कुछ जानने का पूरा हक रखती हूँ। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग रहे थे कि देखो अगर ये बात हम दोनों के बीच में हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे डैड को भी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता रखा है, और ऐसे भी घर की सिचुएशन की वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है जानबूझकर अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और मेरे खुद के रीज़न से। ये सुनने के बाद यहाँ पर जेनी को उसके और उसके मॉम का रिलेशन याद आने लग जाता है। इस वजह से यहाँ पर वो उसे कुछ बोलती नहीं है और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उठाकर बटन तो ले जा रहा होता है, और यहाँ पर वो उसे वेडिंग नाइट को लेकर टीज करना शुरू कर देता है। जेनी बोलते कि माना तुम डिसेबल पर्सन नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बना जरूर सकती हूँ। एंड ऐसा सुनकर यहाँ पर वो हंसने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे गुड नाइट बोलकर प्यारा सा फोरहेड किस करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर अपने ओल्ड हाउस में, जहाँ पर जानबूझकर जेनी और किम एकदम लवी डवी कपल्स जैसे बिहेव करते, स्पेशली आंटी के सामने। इतने में यहाँ पर जेनी को वॉमिट फील होता है और वो वहाँ से
भाग कर चली जाती है। एंड तब यहाँ पर किम भी उसके पीछे जाने वाला था, पर आंटी यहाँ पर किम से कहते कि भूलो मत कि तुम यहाँ पर डिसेबल पर्सन जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर पुराने हिसाब जितने जो करने। और यहाँ पर आंटी ने उसे सब कुछ करने के लिए कहा है ताकि वर्ल्ड के सामने एक पावरलेस पर्सन बनकर रह जाए। जेनी यहाँ पर कहीं मिल नहीं रही होती, तब सभी लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते। एंड जेनी यहाँ पर एक ऐसे कॉरिडोर में चली जाती है जहाँ पर एक पर्सन का नाम लिखा हुआ था, जो कि किम का यहाँ पर एल्डेस्ट ब्रदर होता है, जिसके बारे में आज तक ना ही जेनी को पता है और ना ही किसी आउटसाइडर को। तब वहाँ पर वो आता है और उसे बताता है उसके एल्डर ब्रदर के बारे में, जहाँ पर कुछ बोलने से पहले वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। तब यहाँ पर वो अपने भाई की डेथ के बारे में उसे बताने लग जाता है। तब वो उसे पूछते कि था इस वजह से तुम्हारे पैर डिसेबल हो चुके थे। तब कि मुझसे बताते कि नहीं, वो ऐसे कभी नहीं थे। मुझे अक्सर यहाँ पर सब कुछ करना पड़ता है ताकि मैं यहाँ पर मेरी स्टेप मॉम को रीपे कर सकूं इस चीज को लेके, और उन सभी को दिखा सकूं कि मैं कितना एक पावरलेस और लेम पर्सन हूँ। जहाँ पर जेनी को उसके लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर वो इतना नॉलेजेबल और स्किलफुल और टैलेंटेड पर्सन है और उसे घर वालों की वजह से ऐसे रहना पड़ जाए। पर उससे किम कहते कि अब नहीं, तुम्हारे आने की वजह से मुझे यहाँ पर अपना रियल वर्थ समझ आया है। इस वजह से मैं यहाँ पर वो सभी चीजें करूंगा जो सब कुछ मैं यहाँ पर डिजर्व करता हूँ। एंड यहाँ पर वो जेनी को थैंक यू बोल रहा होता है। इतने भी वहाँ पर आंटी आ जाती है जो कि किम से कहती कि रेवा तुम तो ढंग से खड़े हो पा रहे हो। किम कहते कि हाँ, धीरे धीरे मेरे लेग्स हील हो चुके थे। जिसके बाद यहाँ पर जेनी को एक बार फिर से वॉमिट जैसा फील होता है और किम उसे उठाकर तुरंत ही वहां से ले चला जाता है। आंटी कहती भी है कि देखना, इस लड़की के साथ साथ जेनी मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और घर पहुंचने बताया यहाँ पर किम जेनी की एकदम अच्छे से सेवा कर रहा होता है। जेनी बोलती है कि मेरे पास पीरियड्स ही आए, इतना ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड जो मेरी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वही दूसरे यहाँ पर किम जेनी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर शादी से पहले पता था कि मैं यहाँ पर एक डिसेबल पर्सन हूँ। तब वो उसे बताती कि हाँ पता तो था, पर तुम्हें पता है क्या, मेरी शादी यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं होने वाली थी। ये बात सुनकर यहाँ पर किम को कुछ समझ नहीं आता। तब जेनी उसे बताती कि एक्चुअल यहाँ पर किम की शादी होने वाली थी उसकी सिस्टर से। ये सुनने पर यहाँ पर उसे जेनी के लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है, बिकॉज बिना कुछ जाने अचानक से यहाँ पर शादी करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए रहती है। जेनी यहाँ पर फिर उसे शांत करवाती है, जिसके बाद में उसे समझाती कि कोई बात नहीं, ऐसे भी मैंने घर वालों से एस्केप करने के लिए उस शादी को किया था, और हाँ मैं भी तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी पावर का अंदाजा देना चाहती थी। फिर दूसरे यहाँ पर दोनों का रोमांटिक सेशन शुरू हो जाता है और उस समय यहाँ पर वो किस धीरे धीरे मेकआउट में बदल रही थी। बट इतने में यहाँ पर किम के डैड का कॉल उसे आता, जो कि गुस्से में उसे घर बुला रहे थे, जहाँ किम जाने से सख्त मना कर देता है। और वो पहली बार था जब उससे अपने डैड को किसी चीज को लेकर यहाँ पर डिनाई किया था। एंड वो सेशन आगे कंटिन्यू होता जाता है। रात को जब यहाँ पर लोग डिनर कर रहे थे, जेनी को उतने में यहाँ पर टेक्स्ट आ जाता है उसकी असिस्टेंट का, जो कि उसे बता रही होती है कि उसकी डैड यहाँ पर उस टेक्नोलॉजी को किसी और कंपनी में शिफ्ट कर रहे और उनके साथ ट्रीट कर रहे, जो कि यहाँ पर जेनी बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर उसे यहाँ पर वो मास्क वाले इवेंट का याद आता है और उस पर्सन के बारे में जिस पर्सन ने यहाँ पर अपना पूरा नाम मिस्टर वैन बताया था। तब यहाँ पर वो उस इंसान को टेक्स्ट करने लग जाती है, जो टेक्स्ट यहाँ पर किम को आ रहे थे। किम टेक्स्ट को देखता है और यहाँ पर उसे कॉफी शॉप पर दोपहर के 3 बजे बुला लेता है मिलने के लिए और बात करने के लिए। जब यहाँ पर बस कैफे में पहुंचता है, वो जेनी को नोटिस करता है और तब उससे पता चलता है कि वो पर्सन जेनी है, जो कि उस टेक्नोलॉजी को लेकर इतना ज्यादा सफर करती आ रही है। फिर वो जान लेता है कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। यहाँ पर किम को कॉल आ जाता है घर से, जहाँ पर उसे जाना पड़ता है बिकॉज उसके डैड यहाँ पर बीमार जो हो चुके थे। एंड यहाँ पर अंकल ने जानबूझकर अपनी इलनेस का बहाना दिया था ताकि वो किम को एक डिस्कशन के लिए बुला सके। अब आंटी को इस बात की भनक लग जाती है कि आधी रात को उनके हस्बैंड ने किम को बुलाया हुआ है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उनके लिए मेडिकल वाला सूप लेकर चली जाती है, जिसे देखकर अंकल यहाँ पर से उसे जाने के लिए कहते हैं। जहाँ पर आंटी को तो जाने का मन बिल्कुल नहीं था, बिकॉज वो उन दोनों के बीच की हो रही कॉन्वर्सेशन को सुनना जो चाहती थी। इतने में यहाँ पर बाहर जाने के बाद भी वो कान लगाकर उन दोनों की बातों को सुन रही होती है। एंड अंकल ने यहाँ पर स्पेशली किम को इसलिए बुलाया था बिकॉज वो चाहते थे कि वेस्टर्न कंपनीज का इनहेरिटेंस यहाँ पर किम खुद ले ले। ये सुनने के बाद यहाँ पर किम को कुछ समझ नहीं आता। अंकल कहते कि देखो, ऐसे भी यहाँ पर मेरा एल्डेस्ट सन अब जिंदा नहीं है, जिसके बाद हक यहाँ पर तुम्हारा बनता है, जो कि तुम्हें मिलना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ईस्टर्न साइड की चीजें यहाँ पर तुम अपने हवाले में कर दो। ये सुनने पर आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर किम उनके सामने एक डिमांड रखता है कि अब जब यहाँ पर वो उन चीज़ों का इनहेरिटेंस लेने वाला है तो फिर वो एक पावरफुल पर्सन रहना चाहिए।
सभी लोग यहाँ पर उससे उतना रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिस चीज़ के लिए उसकी बॉडी परफेक्टली फाइन होनी चाहिए, विच मीन्स अब वो सभी के सामने यहाँ पर विदाउट व्हील चेयर एंटर करेगा, जिस चीज़ के लिए अंकल यहाँ पर हाँ भी कह देते। और आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि मेरे बेटे को जान से मारने के बाद ये इंसान के चैन की लाइफ कैसे जी सकता है। पर उतने में वहाँ पर जेनी आ जाती है और आंटी से पूछती कि इतनी रात को आप इस दरवाजे के बाहर कान लगा कर क्यों खड़ी है। जिसके बाद में यहाँ पर के माँ का दरवाजे को खोल देता है और उसे समझ जाता है कि अब तक तो यहाँ पर ये आंटी यहाँ से कहीं बिल्कुल भी नहीं थी। वही दूसरा बाद में यहाँ पर तो वो जेनी को अंदर लेता है और दरवाजे को तो आंटी के लिए बंद कर देता है, जिसके बाद बेचारी आंटी को वहां से जाना ही पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर जेनी अंकल के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी और वो अंकल से कहने लगे थे कि देखिए मेरे हस्बैंड को यहाँ पर ज़्यादा ओवरवर्क मत करवाइए वरना वो घर आना ही बंद कर देगा। अंकल भी यहाँ पर जेनी की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। वही दूसरा हमें एक चीज़ रियलाइज होती है कि अंकल तो जेनी और किम के रिश्ते से एकदम सेटिस्फाइड थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना ही किम से थी और ना ही जेनी से। और यहाँ पर वो दोनों चली जाते एक इवेंट में, जिस इवेंट में हम यहाँ पर वायलिनिस्ट को देखते हैं जो कि वायलिन प्ले कर रही होती है और समय यहाँ पर उसके वायलिन की एक स्ट्रिंग निकल जाती है और ये वायलिन यहाँ पर उन्हीं लोगों ने उसे प्ले करने के लिए दिया हुआ था। जिस तरह से यहाँ पर मैनेजर आकर उससे कंपनसेशन मांग रहा था जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट था। अब यहाँ पर जैसे के पास इतने पैसे होते नहीं है, जिस तरह से मैनेजर यहाँ पर उससे वियर तरीके से बात करना शुरू कर देता है और उस समय किम ने आकर जैसी की वहाँ पर मदद की थी। वही दूसरे यहाँ पर जैसी और किम दोनों का इंट्रोडक्शन देते और जैसी को रियलाइज होता है कि किम तो डिसेबल पर्सन नहीं है तो फिर मुझसे क्यों कहा गया कि इसके पैर काम नहीं करते। इतने में वहाँ पर जेनी आ जाती है और जैसी यहाँ पर वो जैसी को देखती है वो उसे तुरंत ही लेकर साइड में चली जाती बिकॉज वो यहाँ पर उसकी सिस्टर जो होती है जो कि शादी से भाग चुकी थी। यहाँ पर वो अंदर जाने के बाद उससे पूछने लग जाती कि आखिर तुम इस इवेंट में क्या कर रही हो। जैसे उसे बताने लग जाती कि जो पैसे मैं लेकर भागी थी वो सब खत्म हो गए, इसलिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए मैंने छोटी मोटी चीजें करना शुरू कर दी है। जेनी को यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है बिकॉज सब बना बनाया प्लान यहाँ पर कम्प्लीटली स्पॉइल कर देगी। जिस वजह से यहाँ पर किम को भी बहुत हर्ट होगा, इसलिए यहाँ पर वो उसे चुपचाप घर जाने के लिए कहती है और घर में जाने के लिए बोलती है। जैसे बोलने लग जाती कि नहीं मैं वो नहीं करना चाहती जो कि तुम सब मुझसे यहाँ पर करवाना चाहते हो। जेनी बोलते कि ठीक है जो मन में आए करो, लेकिन इतना बाहर घूमने की जरूरत नहीं है और खासकर किम के सामने आने की जरूरत नहीं है जिसके साथ तुम शादी करने वाली थी पर तुम उसी दिन भाग गई थी उसे छोड़कर। जैसे वे गुस्से में वहां से चली जाती है वही दूसरे वहां पर किम आ जाता है पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक भी है या फिर नहीं। वही दूसरे जब वो बाहर निकलती है तब यहाँ वो किम को देख लेती है और किम को यहाँ पर जैसी सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरीके से उसकी इन रियलिटी में शादी जैसी के साथ होने वाली थी बट उसकी भागने की वजह से उसकी शादी जेनी के साथ हो गई। इस बात को जानने पर किम को समझ ही नहीं आता है, मतलब उसे बिलीव ही नहीं होता कि वो जैसी है। जैसे यहाँ पर जेनी आती है वैसे यहाँ पर वो उन दोनों को इतना क्लोज देकर गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को और आंटी ने सभी की सभी बातें सुन ली होती है। वह दूसरा घर जाकर यहाँ पर किम जेनी को समझा रहा होता है कि वो तो एक्चुअल में यहाँ पर जैसी को थैंक यू बोलना चाहता है बिकॉज अगर जैसी वहाँ से नहीं भागी होती तो फिर उसका यहाँ पर उसे जेनी के साथ शादी करने का मौका कहाँ से मिलता। इन जैसे की वजह से यहाँ पर वो बहुत खुश रहता है, लेकिन यहाँ पर जेनी को समझ नहीं आता बिकॉज अगर यहाँ पर किम को सच्चाई पता चली कि जेनी ने यहाँ पर जैसी को भागने के लिए कहा था और ये शादी एक कैलकुलेटिव शादी है तो शायद से यहाँ पर किम अपसेट जरूर हो सकता है। वही दूसरे टाइम यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं आंटी को जो कि यहाँ पर पर्सनली बुला लेती है जैसी को उनसे बात करवाने के लिए और वह जैसी को बताने लग जाते कि देखो मुझे सभी सच्चाई पता है तो मेरे सामने यहाँ पर कुछ छिपाने की कोशिश भी करना मत। जैसे उनसे पूछने लग जाती कि आखिर आप चाहती क्या है। आंटी बोलते कि देखो मैं भी जानती कि तुम यहाँ पर किम के साथ शादी करना चाहती हो और मैं भी सेम चीज़ चाहती हूँ बिकॉज जेनी से ज़्यादा मुझे यहाँ पर कैपेबिलिटी तुम्हें लगती है और तुम बहुत डिजर्व करते हो, इस वजह से तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मैं यहाँ पर हैंडल कर लूँगी, तुम्हें बस कुछ चीज़ें करनी होंगी। जहाँ पर वो इसके कान में प्लान बताने लग जाती है और यहाँ पर जैसे वैसे ही करने के लिए रेडी हो जाती है जैसे आंटी उसे बोल रही है। और आंटी को पता ही होता है कि रूमर सच थे कि इनकी जो सेकंड बेटी है उसे जो बोलो उसे सब कुछ ठीक लगता है और वो एक डम पर्सन है, इसी लोगों की बातों में आसानी से आ जाती है। वही दूसरा जब यहाँ पर बात करके बाहर निकलती है तब यहाँ पर जेनी जैसी का बाहर ही वेट कर रही थी। जैसे चिल्लाने लग जाती कि ऐसे उसे यहाँ पर किसी ने किडनैप कर लिया हो। जेनी बोलते चिल्लाना बंद करो मैं ही हूँ। अब वही दूसरे यहाँ पर
वो उसे कहने लग जाती कि देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं और यहाँ पर किसी के साथ इंटरैक्ट करने की भी ज़रूरत है, बिकॉज तुम यहाँ पर चीज़ों को और बिगाड़ दोगी। जैसे बोलने लग जाते कि नहीं, तुम्हारी वजह से मैं घर से भागी थी, अब यहाँ पर मैं चीज़ों को और नहीं दबा कर रखना चाहती हूँ। तब यहाँ पर जेनी उसे याद दिलाती कि देखो, तुम खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी बिकॉज यहाँ पर वो पर्सन डिसेबल था। मैंने तो तुम्हें बस आइडिया दिया था, आइडिया पे वर्क करना या ना करना तुम्हारे पर था। तुम इंटरनेट पर सर्च करती तो वो लोग भी तुम्हें सेम आइडिया देते। अब इस चीज़ के लिए तुम उन लोगों को थोड़ी ना ब्लेम करती। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे लेकर सीधा ही घर पर चली जाती है, जहाँ पर वो डैड से कंप्लेन करने लग जाती है कि जेनी उसे बुली करते हुए यहाँ तक लेकर आई है। जेनी जैसे उसे बोलती कि ज़रा एक्सप्लेन तो करना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुली कैसे किया, बिकॉज मैं तो शांति से तुम्हें घर पर लेकर आई हूँ, लेकिन तुम ही हो जो कि यहाँ पर पहाड़ बनाए जा रही हो उस छोटी सी चीज़ को लेकर। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि देखना, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर तुम्हारी जगह लेकर रहूँगी। जैसे उसे कहने लग जाते कि ऐसा नहीं होगा बिकॉज तुम यहाँ पर घर पे लॉकअप होने वाली हो और घर वाले तुम्हें घर से बाहर जाने भी देंगे। इतने में यहाँ पर जेनी को किम का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बता रहा था कि वो लोग तो जाने वाले हैं डैड के सप्लीमेंट्स पिक करने के लिए। इस वजह से यहाँ पर जेनी चली जाती है जैसे को वार्निंग देते हुए। जैसे ही यहाँ पर जैसे देखती है कि उसके डैड का ध्यान भटकता है, वैसे तुरंत ही वो वहाँ से निकल पड़ती है भागते हुए। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग इवेंट के लिए रेडी हो रहे थे, जहाँ पर जेनी जानबूझकर उससे बुलाती है उसके जिप को लॉक करने के लिए। जैसे ही वहाँ पर किम आता है, वो बहक सा जाता है एंड यहाँ पर जेनी उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। किम ऐसा प्रेटेंड करते कि ऐसे उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया हो और उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जेनी खुद ब खुद यहाँ पर से टीज करते हुए उसके पास चली जाती है और यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है जानबूझकर। किम मुझसे कहता है कि देखो, आज का इवेंट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम चाहे तो इवेंट को स्किप कर कर इसे आगे बढ़ा सकते, लेकिन चाहे तो बस यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट ही कर रही होती, जहाँ पर किम अपसेट हो जाता है। वही दूसरा में यहाँ पर जेसी को, जो कि उन दोनों का फोटो क्लिक कर लेती है और उसे तब यहाँ पर मन में ठान लिया था कि वह यहाँ से जेनी को हटाकर शादी किम के साथ जरूर कर करेगी और वो चली जाती है यहाँ पर अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ से मिलने के लिए। यहाँ पर वो आकर एनवेलप आंटी को देने लग जाती है, पर देने से पहले यहाँ पर वो आंटी से पूछती जरूर है कि ये एनवेलप और फोटोज तो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी, बट इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। आंटी कहते कह रहे तुम्हारी शादी हो तो रही है ना किम से, और ऐसे भी मैं ही तुम्हारी इन चीज़ों में मदद करने वाली हूँ। जिसके बाद मैं जैसी खुशी खुशी उस एनवेलप को आंटी को दे देती है एंड आंटी का रियल प्लान ये होता है कि यहाँ पर वो जेनी की तस्वीरें सभी के सामने रिवील करे कि किस तरीके से यहाँ पर जेनी दूसरे मेंस के साथ फ्लर्ट करती है। पर जैसे यहाँ पर आंटी फोटोज को देखते उन्हें गुस्सा आ जाता है बिकॉज जेनी तो अपने हस्बैंड के साथ ही थी, अब इस चीज़ से थोड़ी ना यहाँ पर वो कुछ प्रूव कर पाएंगी। और उन्हें रियलाइज होता है कि जैसी डम की डम ही रहने वाली है। गुस्से में यहाँ पर उन फोटोज़ को फेंक कर जैसे पर चिल्लाने लग जाती है। जैसे भी गुस्से में चली जाती है कि आपने मुझे इन डिटेल क्लियरली नहीं बताया था कि कौन सा मैन होना चाहिए और आप अपनी बातों से मत मुकरिए, ऐसा बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। वही दूसरे में यहाँ पर हमारे लवली कपल्स को देखते हैं, यानी कि जेनी को और किम को। यहाँ पर दोनों एक साथ डिनर बना रहे होते और उस समय यहाँ पर जेनी को उसकी स्टाफ की तरफ से टेक्स्ट आ रहे थे मिस्टर वैन को लेकर, और उस समय उसे पता चल जाता है कि मिस्टर वैन कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर किम भी है। तब उसे रियलाइज होती है वो अंगूठी वाली बात एंड साथ साथ वो अपने पैरों पर भी खड़ा था क्योंकि वो डिसेबल कभी था ही नहीं। इतने में यहाँ पर वो दूर चली जाती है अपने फ़ोन से, जहाँ पर नोटिफिकेशंस में से किम उन चीज़ों को पढ़ लेता है और किम को रियलाइज होता है कि जेनी को यहाँ पे सब कुछ पता चल गया। पर जेनी इन बातों से यहाँ पर गुस्से में बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरे यहाँ पर किम उससे प्रॉमिस करता है कि अब से लेकर यहाँ पर अपने एंड ऑफ द लाइफ तक कोई भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ यहाँ पर आकर जेनी को ज़रूर बताएगा। जेनी बोलती कि इसमें प्रॉमिस करने वाली कौन सी बात है, हम हस्बैंड एंड वाइफ है, हमारी चीज़ें एक दूसरे को पता तो होनी ही चाहिए। और यहाँ पर उनका ये बड़ा सा मैटर एक छोटे से आर्ग्यूमेंट की वजह से सॉल्व हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर अब दोनों थोड़े से टेंस थे बिकॉज अब तो यहाँ पर आंटी को भी पता चल चुका है कि वो शादी जो कि जेसी के साथ होने वाली थी वो जेनी के साथ हुई है, विच मीन्स अगर ये मैटर यहाँ पर बाहर तक पहुँचता है तो फिर यहाँ पर फैमिली वाले पूरा कोशिश करेंगे उन दोनों को डिवोर्स देने के लिए। उस समय यहाँ पर उन्हें घर से कॉल भी आ जाता है, जहाँ पर वो लोग इस बैटल को फाइट करने के लिए कंप्लीट रेडी थे। जेनी और किम वहाँ पर चले जाते, जहाँ पर किम के डैड उसे ऊपर बुला रहे होते एंड वही दूसरे यहाँ पर आंटी उसे एग्रीमेंट सिखाने लग जाती है। लेकिन आज का ये दिन यहाँ पर बातें करने के लिए बिल्कुल नहीं होता है, ये तो यहाँ पर उस आंटी की सोची समझी साजिश थी।
यहाँ पर किम जैसे अपने डैड से बात कर रहा था, अचानक से यहाँ पर अंकल वहीं पर बेहोश हो जाते, बिकॉज जो जूस यहाँ पर उन्होंने पिया था उसके अंदर कुछ ऐसे मेडिसिन थे जिनकी वजह से 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर अंकल की डेथ हो जाएगी। और खुद वो स्टाफ जो कि आंटी के साथ मिला हुआ था वो यहाँ पर उन्हीं की प्लानिंग को रिवील कर देता है। ये बताते हैं कि ये घर, ये रूम 1 घंटे तक नहीं खुल सकता, विच मीन्स 1 घंटे बाद जब यहाँ पर दरवाजा खुलेगा सभी को पता चल जाएगा कि उनके अडॉप्टिव सन ने अपने ही फादर की मौत कर दी है कुछ इनहेरिटेंस के लिए, जिसके बाद तुम जेल चले जाओगे। यहाँ पर किम दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, बट यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी उसे, और यहाँ पर उसे अंकल के लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और तब जेनी वहां पर आती है जहाँ पर वो स्टाफ उससे वो कीज देने से साफ मना कर देता है, लेकिन वो उसके साथ लड़ती है और उस कीज से दरवाजे को तुरंत ही खोलती है जहाँ पर नर्स भी आ जाती है और अंकल को तुरंत ही यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में हॉस्पिटल में ले जाया है। आंटी यहाँ पर हॉस्पिटल में किम के ऊपर ब्लेम कर रही होती है। किम कहते कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं अभी भी यहाँ पर सभी के सामने प्रूव कर सकता हूँ कि आखिर कौन उन्हें हार्म करने की कोशिश करना चाहता था। इतने में यहाँ पर ऑपरेशन घर पे हो जाता है जहाँ पर किम अपने डैड से मिलना चाहता था, पर गार्ड्स वहाँ पर सामने आ जाते हैं जो कि उसे अंदर की ओर जाने नहीं देते। और उसी समय यहाँ पर आंटी बोलने लग जाते कि तुम्हारे डैड को रेस्ट की जरूरत है, इसलिए अंदर मत जा। पर जेनी यहाँ पर चेक करना चाहती थी कि सब कुछ ठीक भी है या फिर आंटी ने फिर से कुछ ना कुछ कर रखा है, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बात करते और ऐसा प्रेटेंड करते कि एज इफ यहाँ पर एक वाइफ अपने हस्बैंड को हार्म करना चाहती है। एंड आंटी को यहाँ पर उन्हें परमिशन देनी पड़ती है अंकल को देखने के लिए। तब यहाँ पर किम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, वो लोग सोचने लग जाते कि अब वो लोग आखिर यहाँ पर क्या करेंगे। एंड इतने में वो लोग यहाँ पर आंटी को कॉल पर बात करते हुए सुन लेते कि किस तरीके से यहाँ पर आंटी प्लानिंग कर रही है अंकल की डेथ की, और साथ साथ उस चीज़ का इल्ज़ाम लगाना यानी कि किम के ऊपर, ताकि अंकल के जितने भी इनहेरिटेंस है वो आंटी के पास आ जाए और आंटी इस ग्रुप की न्यू सीईओ बन जाए। इनहेरिटेंस के साथ साथ जितने भी असेट्स और जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ उनके नाम पर आ जाएंगी और इस तरीके से यहाँ पर वो अपने बेटे का बदला पूरा कर सकती हैं। आंटी को यहाँ पर डाउट होता है कि कोई तो उनकी बातों को सुन जाए, तो वो जाती तो है साइड में, बट कोई वह नहीं होता बिकॉज किम और जेनी यहाँ पर कमरे के अंदर जाकर जो छिप जाते हैं और आंटी को लग रहा होता है कि वो अपने इस प्लान में जरूर कामयाब हो जाएंगी। वही दूसरे यहाँ पर आंटी पहुंच जाती है कंपनी में जहाँ पर रिपोर्टर्स भी आए हुए थे, बिकॉज जब यहाँ पर सीईओ बीमार पड़ चुके तो फिर किसी न किसी को तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसलिए आज यहाँ पर सभी लोगों के सामने बड़ी ही मीठी छुरी बनकर सभी से बात कर रही होती है एंड बता रही होती कि अब इस कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आंटी खुद उठाएंगी जब तक उनके हस्बैंड यहाँ पर ठीक नहीं हो जाते, और वो वियर्ड से रूमर्स फैलाना शुरू कर देती। बट उसी समय वहाँ पर किम आ जाता है एक ऐसी आइडेंटिटी के साथ जहाँ पर सभी को पता होता है कि वो उन्हीं का बेटा है, विच मीन्स आंटी नहीं बल्कि यहाँ पर किम उन सब चीज़ों का भी यहाँ पर हैंडल करने वाला है। यहाँ पर क्योंकि रिपोर्टर्स होते इस तरह से आंटी यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाती। वह दूसरे यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि अंकल के उठने का इंतजार करी थी। अंकल जैसे उठते हैं यहाँ पर जेनी को देखकर गुस्से में आ जाते एंड जेनी यहाँ पर उन्हें शांति से वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि आंटी यहाँ पर कॉल पर किसी से बात करी थी। वो सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर अंकल हैरान हो जाते, उन्हें रियलाइज होता है कि सिर्फ उस आंटी की वजह से यहाँ पर किम ने बचपन से लेकर अब तक क्या कुछ नहीं सहा है, अपनी मॉम की डेथ का दर्द भी। तभी यहाँ पर वो उसे बता देती कि किम की मॉम के एशेस कहाँ पर है जो कि वो इतने सालों से बस पाना चाह रहा था, बट आज तक उसकी आंटी ने उसे कभी नहीं दिया। यहाँ पर जेनी उस चीज़ को मॉडल करने लग जाती और उसकी प्रेयर करती। जिस समय किम मारता तो उसे सब कुछ पता चल ही जाता है एंड यहाँ पर वो डैनी को थैंक यू बोलते हुए उसे हक करने लगता है। वही दूसरे यहाँ पर किम कंपनी में चला जाता है सभी के सामने सबूत लेकर कि वो कभी यहाँ पर डिसेबल पर्सन था ही नहीं और उसकी मेंटल स्टेट भी यहाँ पर परफेक्टली फाइन है, बिकॉज आज यहाँ पर ये प्रूव करना चाहते कि किम अपनी प्रॉपर मेंटल स्टेट पर नहीं है, इस वजह से वो कंपनी को नहीं हैंडल कर सकता। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके अगेंस्ट होते, बट आकर यहाँ पर वो उन सभी को अलग अलग फाइल देता है जिस फाइल के अंदर उसके सेम रिपोर्ट्स होते हैं और इन रिपोर्ट्स के तहत वो कम्प्लीटली फाइन है, विच मीन्स यहाँ पर वो कंपनी को रन कर सकता है। आंटी का ये प्लान भी वहीं पर फ्लॉप हो जाता है जहाँ पर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को जो कि शॉपिंग करके पार्किंग लॉट में थी और उस समय वहाँ पर किडनैपर आकर उसे किडनैप कर जाता है। जेनी तो उसे यहाँ पर डबल ट्रिपल पैसा देने के लिए रेडी भी थी, बट यहाँ पर उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर उसे ले चला जाता है। जेनी को यहाँ पर एक स्मेल आती है परफ्यूम की, जो परफ्यूम यहाँ पर उसे पता है कि कौन यूजुअली लगाता है, और फिर उसे किडनैप कर घर पर रख दिया जाता है। किम को यहाँ पर जैसे पता चलता है वो तुरंत ही यहाँ पर घर आ जाता है एंड उस समय यहाँ पर किम आकर अपनी आंट से रिक्वेस्ट करता है, यानी कि अपनी स्टेप मॉम से जेनी को छोड़ने के लिए,
बिकॉज उनकी मेन दुश्मनी यहाँ पर किम के साथ जो है। तब उस समय यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर मेरे बेटे की मौत कैसे हुई है, और हाँ साथ ही साथ तुम्हारी मॉम की। जहाँ पर वो उस दिन के बारे में बताने लग जाती है जिस दिन उस घर में आग लगी हुई थी, एंड आंटी ने ही वो आग लगाई थी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वो किम को और उसकी मॉम को मारना चाहती थी, पर उसे कभी नहीं पता था कि किम तो घर के अंदर था ही नहीं, वो गार्डन एरिया में था और उस समय उनका बेटा वहाँ पर था, जिसे बचाने के लिए यहाँ पर उसकी मॉम ही अंदर गई थी और उस वजह से उन दोनों की डेथ हो चुकी थी, जिस चीज़ को अभी भी यहाँ पर एक एक्सीडेंट माना जाता है। ये सब कुछ जानने के बाद किम यहाँ पर कम्प्लीटली हैरान हो जाता है। वही दूसरी यहाँ पर आंटी उन दोनों को अपने बॉडीगार्ड से पकड़वा लेती है एंड कहते हैं कि आज से यहाँ पर तुम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के अफेयर को हम यहाँ पर बता देंगे, जिस वजह से यहाँ पर तुम दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली, और इसके बाद में न्यूज़ एक रूमर्स की तरफ फैल जाएगा। फिर कोई भी यहाँ पर किसी को भी शक कुछ नहीं होगा। आंटी यहाँ पर उन्हें मारने वाली होते कि इतने में पुलिस का सायरन उन्हें सुनाई देने लग जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो गुस्से में अपना नंबर 1 टारगेट यहाँ पर जेनी को बनाती है, बट यहाँ पर जेनी के सामने खुद किम आ जाता है। वो चाकू यहाँ पर उसे लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर जेनी एकदम से घबरा जाती। वो किम को आंखें खोल कर रखने के लिए कहती जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाता, बट यहाँ पर फाइनली अपनी आंखों को बंद कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो सेव हो जाता है। अब बस इंतजार था उसके होश में आने का। जैसे वो धीरे धीरे होश में आने लग जाता है, जेनी यहाँ पर उसे पकड़कर मारना शुरू कर देती है उसके इस बिहेवियर के लिए, बिकॉज वो सिचुएशन इतनी सीरियस है कि उसकी जान भी जा सकती थी। किम उससे कहता है कि तुम्हें लगता नहीं कि मैं अभी यहाँ पर बिस्तर पर हूँ हॉस्पिटल के और तुम मुझे मारे जा रही हो। एंड जेनी यहाँ पर फिर उसे सॉरी बोलने लग जाती है। किम उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें लव इतना ज़्यादा करता हूँ, जहाँ पर मैं चाहता कि अगर मेरी जान में चली जाए तो भी मुझे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जी जो पाओगी। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने वाले थे, बट उतने में वहाँ पर जेनी आ जाती है, जो कि उन दोनों की किस को इंटरप्ट कर देती है और चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। अनाकर यहाँ पर वो किम के लिए लंच लेकर आई थी और वो उसे बताने लग जाते कि मैंने अपने हाथों से यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए लंच बनाया। अब जेनी उसे क्या ही समझाए कि वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले कि मैं उसके साथ शादी क्यों ही करेगा। तभी यहाँ पर जैसे उसे वापस सेम स्टोरी बता रही होती है, किम कहता है कि देखो मुझे पता है, बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं वापस से डिसेबल पर्सन बन चुका हूँ। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। एंड जैसे को यहाँ पर उसके इस बात पर बिलीव बिल्कुल नहीं था। वो उसे कहने लग जाते कि लेकिन वो सब कुछ तो बस एक रूमर्स था और तुम्हारे पैर भी तो फाइन थे, तो वो वापस से कैसे बिगड़ सकते। मैं समझ रही हूँ तुम मुझे ये सब कुछ जेनी की वजह से बोल रहे हो। तब किम मुझसे कहता है कि देखो ठीक है, अब मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ लो। यहाँ पर अगर मैं किसी पर्सन से लव करता हूँ तो वो तुम्हारी एल्डर सिस्टर जेनी है, जहाँ पर मैं उसके साथ इस शादी में बहुत खुश हूँ। माना कि यहाँ पर तुम शादी से भाग गई थी, इस वजह से जेनी को मेरे साथ शादी करनी पड़ी, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें थाम के बोलना चाहता था क्योंकि तुम भाग जो गई थी और उस भागने की वजह से मुझे यहाँ पर जेनी के साथ शादी करने का मौका मिला था। इस वजह से मैं यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट में भी उसके साथ खुश हूँ और फ्यूचर में भी खुश रहूँगा ही। इसलिए यहाँ पर तुम ट्राई करना बंद कर लो। और हाँ, यहाँ पर तो ढेर सारे मेन हैं जो कि तुम्हें डिजर्व करते, तुम जाकर उनमें से किसी को चुन लो। गुस्से में वहाँ से टीसी चली जाती है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर वो वापस आ जाते जहाँ वो कहते कि नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रुकूंगी। इस बार अब यहाँ पर जेनी को मैदान में उतरना पड़ता है और जैसे कि कान खींचे लग जाती है एंड कहते कि बदतमीजी करना बंद करो और तुम बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इनफैक्ट इन द एंड तुम यहाँ पर हर्ट हो जाओगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट खुद ब खुद वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में तो यहाँ पर उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। जेनी यहाँ पर किम के बहुत क्लोज हो जाती है और इतने में यहाँ पर किम को बैक में पेन होने लग जाता है, जहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर्स को बुलाती है। किम तो बस यहाँ पर एक्टिंग करता है, जहाँ पर ये एक्टिंग जेनी पर बहुत भारी गिरती है। वही दूसरा डॉक्टर्स बताने लग जाते हैं कि वो 2-3 दिनों में यहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है, जहाँ डिस्चार्ज होने के बाद वो लोग एक साथ अपने घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद जब वो लोग यहाँ पर घर पर आते तब किम मुझसे बताने लग जाता है एक सरप्राइज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर उनकी वेडिंग एक बहुत ही अनइवन सिचुएशन के टाइम पे हुई थी। इस वजह से किम चाहता है कि इस बार यहाँ पर वो दोनों शादी एक साथ एकदम प्रॉपर्ली वेडिंग रिचुअल के साथ करे, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर खुद जेनी भी हाँ बोलने लग जाती है। एंड हम फाइनली यहाँ पर हम उनके वेडिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर उतने में वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर आ जाता है जिसका नाम यहाँ पर गुशन होता है। गुशन यहाँ पर आकर जेनी से कहने लग जाता है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ,
जेनी बोलती कि देखो, माफ करना, तुम वेडिंग में मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, इस वजह से तुम वेडिंग के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डाल सकते, अभी भी गेस्ट बनकर बैठ सकते हो। गुलशन कहते कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है। एंड तब यहाँ पर वो सभी को बताने लग जाता है कि किस तरीके से उसकी और जेनी की शादी ऑलरेडी यहाँ पर पहले से फिक्स हो चुकी थी, जिसका कार्ड भी उन्हें बताता है। और सभी लोग यहाँ पर जेनी को एक फ्रॉड बनाने लग जाते हैं, विच मीन्स जेनी का ऑलरेडी एक फियांसे था, बट फिर भी यहाँ पर जेनी ये शादी कर रही होती है। ये सब कुछ जानने के बाद जेनी को खुद यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे पता चलता है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर जेसी की शादी फिक्स हो चुकी थी, उसके घर वालों ने भी ये शादी फिक्स करा रही थी। इतने में यहाँ पर आ जाते हैं किम के डैड, जहाँ पर किम के डैड के सामने गुलशन का कोई मुंह खोल ही नहीं पाता है। अनस के डैड उसे याद दिला रहे होते कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे यहाँ पर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर आकर मेरी बेटी की शादी को खराब करोगे। एंड तब यहाँ पर वो गुलशन के बारे में सभी को बताने लग जाता है। गुलशन को जब यहाँ पर सारी सच्चाई का पता चलता है, वो खुद माफी मांगकर वहां से जाने लग जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे कि मिस्टर किम की वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए उसके डैड वहाँ पर खुद आए हुए हैं। जिसके बाद में यहाँ पर उस प्रीवियस वेडिंग की तरह जिस तरीके से यहाँ पर जेनी ने नील डाउन कर उसे प्रपोज किया था, इस बार किम यहाँ पर नील डाउन होता है और उसे यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करता है, जहाँ पर जेनी उसे हाँ बोल देती है और वो दोनों अब यहाँ पर फाइनली कंप्लीट रिचुअल के साथ शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।